हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी जेई 2022 का एग्ज़ाम पेपर, जिसके सॉल्यूशन पे हम आज बात करेंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हुए इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम आज का अपना इम्पॉर्टेंट वर्क, जिसमें यहाँ आपके सामने लिखा होगा एक क्वेश्चंस और मैं उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले है ये, रासलीला प्रमुख रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि एक प्रसिद्ध नृत्य के बारे में पूछा गया है कि प्रसिद्ध नृत्य है जो कि भारतीय राज्य में किया जाने वाला है। तो रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश यूपी का एक प्रमुख रूप से किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। तो रासलीला किस राज्य में किया जाता है, किस राज्य का नृत्य है प्रमुख रूप से, ये किस भारतीय राज्य का है, उत्तर प्रदेश का। क्लियर। तो रासलीला जो प्रसिद्ध नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये गोवा दिया गया है, गोवा, तो गोवा का एक प्रसिद्ध फेमस डांस है जिसका नाम है फुगदी। फुगदी, यहाँ आपको एक पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फुगदी कहाँ का लोक नृत्य है। ये गोवा का इम्पॉर्टेंट फोक डांस है। क्लियर। इसके अलावा जैसे यहाँ राजस्थान का नाम लिया है, तो राजस्थान के कौन कौन से फोक डांस हैं, तो एक है कालबेलिया, कालबेलिया, तेरह ताली, घूमर। क्लियर। ये यहाँ के फोक डांस हैं। उसके अलावा आप एक चरी भी लिख सकते हैं, चरी, ये राजस्थान के फोक डांस हैं। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो एमपी के फोक डांस की बात करें तो एक दो इसके भी नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर फूल पत्ती, मटकी डांस, फूल पत्ती और मटकी डांस यहाँ के फोक डांस हैं। कहाँ के, एमपी के। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस में मैंने आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की है, ये आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा था रासलीला प्रमुख रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, तो हमारा आंसर था यूपी। उसके अलावा मैंने यहाँ ऑप्शन में यूज गोवा, राजस्थान और एमपी का जिक्र किया गया था, तो एक एक दो फोक डांस मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो गोवा का फुगदी है, राजस्थान में कालबेलिया, तेरह ताली, घूमर और चरी फोक डांस किए जाते हैं, और एमपी में फूल पत्ती और मटकी डांस। नेक्स्ट टाइम कभी किसी एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लिया जाए फुगदी कहाँ का फोक डांस है तो गोवा हो जाएगा, तेरह ताली कहाँ का तो राजस्थान हो जाएगा। इसलिए आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख दिए हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे डांस याद करने के लिए, फोक डांस याद करने के लिए पेपर पे बहुत सारे नाम लिख लेते हैं और सब मिक्स हो जाता है, एक टाइम के बाद वो सब भूल जाते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, थोड़े थोड़े करके जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो उनमें जो जो डांस आए उनको नोट करें। एक साथ बहुत सारे याद करने की कोशिश ना करें जिससे आप भूल सकते हैं। आप एक एक दो दो करके ट्राई करें, मैपिंग के थ्रू डांस तैयार करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे एक ब्लैंक मैप लिया आपने इंडिया का स्टेट में, उसके भरें एक एक दो दो नाम, जिससे आपको धीरे धीरे याद होंगे। एक साथ ही जिद ना करें सबको याद करने की, और याद की हुई चीज़ें आप भूल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारे साथ है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए थे 395, 101, 234 और 199। तो जो अगर हम बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से लेकर के 395 तक आर्टिकल दिए गए थे, तो इस हिसाब से 395 आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। 395, 395। अगर बात करें सब आर्टिकल की, जो कि आर्टिकल के साथ ऐड हो जाते हैं, ये आर्टिकल जितने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे उसमें से कुछ कम भी हुए हैं, कुछ ऐड भी हुए हैं। अगर आप बात करें आज काउंटिंग की, टोटल सब आर्टिकल मिला करके कितने आर्टिकल हो जाएंगे, तो लगभग ये 470 के आसपास, स्टार लगा रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मालूम रहता है, 470 के आसपास के करीब ये आर्टिकल होंगे। लेकिन अगर आप बात करें लास्ट आर्टिकल क्या रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लास्ट आर्टिकल आज भी 395 है। 395 के बाद 396 नहीं आया है, वो बीच में ही सब आर्टिकल इंक्रीज हो गए हैं। तो इसलिए
यहाँ पर 395 ही लास्ट आर्टिकल रहता है, बीच में सब आर्टिकल लगा करके अगर बात करें तो 470 से ज्यादा हुए हैं। क्लियर। ऐसे ही अगर बात करें शेड्यूल की तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे और आज की बात करें तो 12 शेड्यूल है ना। बाकी ये अदर वीडियोस में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन में ये सब डिटेल दी हुई हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यहां पर ऑप्शन है 2005, 2014, 2009, 2010। तो यहां पर हमारा सही आंसर है भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो ये 2005 में किया गया। क्लियर। 2005 में ये भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगर इसके एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये थी 16 दिसंबर 2005। 16 दिसंबर 2005 को ये भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। और उस समय 2005 की बात करें तो 2004 से लेकर के 2009 तक, 2004 से 2009 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पीएम थे जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम सन 2000 में शुरू किया गया था। डेट है 16 दिसंबर 2005 और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और यूपीए की सरकार थी। क्लियर। तो यहाँ आपको ये पॉइंट समझने होंगे। जब भी आप अपने किसी एग्जाम की तैयारी करें तो उससे पहले जो गवर्नमेंट की मेन स्कीम आई हैं, जो प्रोग्राम आए हैं, उनको इम्पोर्टेंट्स को अपने डिस्कस करके जाएं या नोट्स बना करके चलें और अपने दोस्तों से डिस्कस करते रहें, तो ऐसा ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें याद रहती हैं जब आप डिस्कस करते हैं। क्वेरीज होती हैं, कुछ सही आंसर होते हैं, कुछ गलत आंसर होते हैं। अगर आप इनको नॉर्मली याद करेंगे तो शायद भूल भी जाएं, लेकिन अगर इन पे आपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, बहस करें या पॉइंट टू पॉइंट इन पे बात करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग याद रहते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस भारत निर्माण कार्यक्रम का? तो इसके ऑब्जेक्टिव में देखेंगे ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किए गए थे। आप इसको इन शब्दों में भी बोल सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी ये आपका भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में लेकर के आया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 1936 में पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल प्रतिकरण है, एंटी पार्टिकल है ये किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो 1936 में किसे पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित कण की खोज के लिए भौतिक मतलब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहां पर आंसर है कार्ल एंडरसन को ये लिखा है यहां, कार्ल एंडरसन को पॉजिट्रॉन की खोज के लिए 1936 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज के लिए आप जाने कि नोबेल प्राइज जो है ये दो जगह पर दिए जाते हैं। ये नोबेल प्राइज जो है 6 फील्ड में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इन बात करें नोबेल प्राइज की बात करें तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और साथ में पीस, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। जिसमें जो पीस का नोबेल प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज जो है
वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे जो 5 फील्ड के नोबेल प्राइज हैं वो आपके दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल में। तो एक तो बात ये रही कि नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है कहां पर, ओस्लो में, और बाकी जो अदर नोबेल प्राइज हैं वो आपके दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। क्लियर। और सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स का प्राइज ऐड हुआ है, इकोनॉमिक्स का 1958 में इसको ऐड किया गया था इस लिस्ट में। पहले 5 ही दिए जाते थे और 1959 सॉरी ये 69 है, 1968 में ऐड किया गया था और 1969 से ये दिया जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 1969 में दिया गया था। यहां बात करें जे थॉमसन, जो जे थॉमसन जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, लेकिन इन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। आप इस बात से अवेयर रहना कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था गैसों के माध्यम से बिजली के चलन पर उनके सैद्धांतिक और प्रयोग की जांच के लिए दिया गया था। यानी कि गैसों के माध्यम से बिजली के चालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इस बात से कंफ्यूज मत रहना कि जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उनको इलेक्ट्रॉन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नहीं, ये कंफ्यूजिंग रहेगा। यहां पे बात करें जेम्स चैडविक को, जेम्स चैडविक का नाम भी लिखा है, जेम्स चैडविक को 1939 में, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक को सॉरी 1935 में, जेम्स चैडविक को 1935 में न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था जेम्स चैडविक को 1935 में। और ये जो नाम लिखा है यहाँ पर अर्नेस्ट अर्नाल्डो लॉरेंस जो है, इनको 1939 में नोबेल प्राइज मिला था, 1939 में साइक्लोट्रॉन की खोज के लिए, साइक्लोट्रॉन की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो याद रखिएगा, कई बार ऐसे कुछ पुराने क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कई बार स्टूडेंट्स को टिपिकल लगते हैं, बट अगर आप उनकी प्रैक्टिस करें या प्रीवियस ईयर चेक करें या उनके ऑप्शंस के बेसिस पे तैयार करें तो आपका आंसर सही हो सकता है। तो जहां अभी हम जिस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं उस पर 1936 में पॉजिट्रॉन के लिए किसको मिला था नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ कार्ल एंडरसन का नाम आ गया। यानी 1936 में कार्ल एंडरसन को नोबेल प्राइज मिला था पॉजिट्रॉन के लिए। जेम्स चैडविक को 1935 में नोबेल प्राइज मिला न्यूट्रॉन की खोज के लिए। और अर्नेस्ट ऑरलैंडो और लॉरेंस को 1939 में साइक्लोट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, है ना। तो इस तरह से ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की कि जब कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से रिलेट करके जो ऑप्शन दिए हों उनके लिए आप रिसर्च करें और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स को ढूंढ करके याद करें ताकि आगे आने वाले एग्जाम में वो चीज आपकी हेल्प करे। तो जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए मिला, कार्ल एंडरसन को पॉजिट्रॉन की खोज के लिए मिला, और लॉरेंस को मिला, अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस को मिला साइक्लोट्रॉन की खोज के लिए। तो इस क्वेश्चन ने हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी। अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन आप लिख लेना और आप वीडियो को रोक रोक के भी ये सब चीजें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से लिख सकते हैं, सारी जानकारी आपके पास रहेगी। आगे चलते हैं। कफ सिरप, कफ सिरप में किसका उपयोग किया जाता है? प्रोपेनॉल, टैक्सेनॉल, एथेनॉल और ब्यूटेनॉल। तो जितने भी कफ सिरप होते हैं उनमें एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, यही एथेनॉल होता है। कफ सिरप में इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कफ सिरप जब आपको कफ हो रखा होता है, खांसी हो रखी होती है, तब आप कोई कफ सिरप लेते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद आपको नींद आने लगती है, तो ये अल्कोहल की वजह से होता है। कफ सिरप में अल्कोहल पाया जाता है। तो एक बेसिक कॉमन सा क्वेश्चन है कि कफ सिरप में कौन सा केमिकल होता है, तो आप याद रखेंगे एथेनॉल, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। क्लियर, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधार लाने और देश
भर में कृषि उत्पादों के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने एवं किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के प्रयास में सरकार ने डैश नामक कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो ये कौन सा कार्यक्रम था? ये था राष्ट्रीय कृषि बाजार कार्यक्रम, जिसे ई नैम के नाम से जाना जाता है। यहां पर ई नैम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो कृषि बाजार, ये आपका क्यों, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों लेकर के आया गया है? कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके। कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय एकीकृत, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड बाजार बनाया जा सके, इसके लिए ये प्रोग्राम लेकर के आया गया था, ई नैम प्रोग्राम। क्लियर? और इसको स्टार्ट किया गया था, ई नैम प्रोग्राम जो है ये 14 अप्रैल 2016 को ये स्टार्ट किया गया था। तो आप इसको देख के चलिएगा। तो ये ई नैम प्रोग्राम जो कि कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रीय एकीकृत बाजार बनाने के लिए लाया गया है ये प्रोग्राम। तो ये ई नैम कब शुरू किया गया था? 14 अप्रैल 2016। आप इसको आराम से देख लीजिए। क्लियर? तो कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, देश में कृषि उत्पादों को ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना, ये प्रोग्राम सरकार द्वारा लाया गया था। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में है? नर्मदा नदी, तो एक बार हल्का सा व्यू ले लेते हैं। एक आइडिया लग जाएगा ताकि थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ ये विंध्याचल पर्वत है और यहाँ सतपुड़ा है ये, और इनके बीच यहाँ अमरकंटक रेंज से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी ये ऐसे, और यहाँ बंगाल की ये अरब सागर में गिरती है। तो इसने पूछा है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में, तो नर्मदा नदी के दक्षिण का क्षेत्र तो ये रहा, और ये क्या है? ये डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है। क्या है ये? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है ये। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या स्थित है? ये रीजन है, और ये दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। अगर आप बघेलखंड रीजन की बात करें तो बघेलखंड रीजन यहाँ पर इस रीजन में मिलेगा, नर्मदा नदी के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेगा आपको यहाँ बघेलखंड। एमपी के नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मालवा प्लेट्यू यहाँ मिलेगा, विंध्याचल के नॉर्थ में यहाँ मालवा प्लेट्यू मिलता है आपको, ये मालवा है। और मारवाड़ की बात करें तो वो आपको यहाँ पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ नर्मदा नदी बना करके ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक का रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये डेक्कन प्लेट्यू, बघेलखंड यहाँ मिलेगा एमपी के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, और मालवा इधर विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ में मिलेगा, और ये मारवाड़ पठार आपको पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा वन भी कहते हैं? टैगा वन, टैगा, तो टैगा फॉरेस्ट के लिए पूछा है। ये शंकुधारी वन होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं टैगा वन, और ये उच्च अक्षांशों वाले, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो ये हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर पाए जाते हैं, और उत्तर पूर्व के, पूर्वोत्तर भारत के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। तो टैगा वन अगर बात करें तो ये हिमालय के साउथ पार्ट या साउथ स्लोप पर पाए जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के भाग, पूर्वोत्तर भारत के भाग में हाई लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर, नॉर्थ ईस्ट के
हाई लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, टैगा वन। अब बात करें भूमध्य सागरीय वन की, तो ये 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ। और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की बात करें तो ये इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं, इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। और बात करें तो 5 से 28 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों डायरेक्शन में पाए जाते हैं। बात करें अगर शीतोष्ण पर्णपाती वन की, तो ये मिड लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, मिड लैटिट्यूड मध्य अक्षांशों में। यानी कि अगर बात करें ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन, पोल्स के बीच में ये शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूड में। तो हमने इसमें देखा कि भूमध्य सागरीय वन कहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए, आगे के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन बनता है तो हम किस तरह से आंसर देंगे। जैसे यहां पर पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से वन उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हाई लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, तो वो टैगा वन है, जो कि शंकुधारी वन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर शंकुधारी वन था। और मैंने बताया कि अगर भारत में टैगा वन या शंकुधारी वन जो है कहां पाए जाते हैं, तो हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर और उत्तर पूर्व के, ये पूर्वोत्तर भारत के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, ये आपके शंकुधारी वन। क्लियर। और बात करें हमने भूमध्य सागरीय वन के लिए भी देख लिया, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री के बीच नॉर्थ टू साउथ दोनों जगह पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय वन इक्वेटर के आसपास 5 से 28 यानी कि 5 डिग्री से 28 डिग्री नॉर्थ टू साउथ दोनों जगह पाए जाते हैं। और शीतोष्ण पर्णपाती वनों की बात करें तो ये मिड लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन और पोल्स रीजन के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has written the Bird of Time? यहां पर यह पूछा गया है कि ये बुक है द बर्ड ऑफ टाइम, ये किसके द्वारा लिखी गई है, द बर्ड ऑफ टाइम। और ये फेमस बुक है हमारी सरोजनी नायडू जी की। किसकी बुक है? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी की बुक है, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं किसी भी राज्य की, और वो राज्य था यूपी की ये फर्स्ट गवर्नर रही हैं और पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं भारत की। क्लियर। इसके साथ मैं इनकी 2 और इंपॉर्टेंट बुक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये इनकी बुक है, 1905 में आई थी। अगर नेक्स्ट एग्जाम में कभी पूछा जाए द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी बुक है, तो ये सरोजनी नायडू जी की बुक है और इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बात करें तो द ब्रोकन विंग, एक और बुक है द ब्रोकन विंग, ये भी सरोजनी नायडू जी की इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि 1917 में आई थी। क्लियर। तो इसके साथ आपको 2 बुक्स के बारे में और मैंने बताया है सरोजनी नायडू जी के, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा था द बर्ड ऑफ टाइम किसकी बुक है? सरोजनी नायडू जी की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासलीला को पहली बार 1779 में एक नृत्य के रूप में किसके द्वारा शुरू किया गया था, जो 18वीं शताब्दी के मैतई सम्राट थे। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसके कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कहूंगा कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ करके अपने माइंड में इन चीजों को रखें, और ये अक्सर ऐसी चीजें रिपीट हो जाती हैं तो आपके काम आ जाती हैं कि हाँ भाई क्वेश्चन सही हो जाता है। तो रासलीला को पहली बार, रासलीला उत्तर प्रदेश का एक फोक डांस है, रासलीला को पहली बार 1779 में एक नृत्य के रूप में किसने शुरू किया था? भाग्यचंद्र जी ने। किसने? भाग्यचंद्र जी द्वारा शुरू किया गया था, जो 18वीं शताब्दी के कैसे कौन थे? ये मैतई सम्राट थे, मैतई सम्राट इनको बोला जाता था, कहा जाया। ठीक है। तो इस तरह से रासलीला को पहली बार डांस के रूप में, नृत्य के रूप में भाग्यचंद्र जी ने शुरू किया था। क्लियर। नेक्स्ट, मेघालय का मासीन राम नगर
किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ ऑप्शन में विश्व के सबसे सूखे स्थान, भारत के सबसे आर्द्र स्थान मतलब जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है और नमी रहती है, और विश्व के सबसे ठंडे स्थान और भारत के सबसे हवादार स्थान। तो इसका आंसर है भारत के सबसे आर्द्र स्थान, सबसे नमी वाले क्षेत्रों में से एक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। आप 3 नाम, आपको मैं ये नाम बताता हूं। मासिन राम नगर जो कि मेघालय में है। मेघालय की कैपिटल, अगर बात करें मेघालय की राजधानी की, तो शिलोंग है। शिलोंग, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। और एक सुना होगा नाम आपने, चेरापूंजी। इसका नाम भी कई बार इस क्वेश्चन में रहता है कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। कभी रिकॉर्ड मासिन राम के नाम आ जाता है, कभी चेरापूंजी के, कोई भी नाम अक्सर रह जाता है। तो फिलहाल मासिन राम का नाम है कि मासिन राम जो है, मासिन राम मेघालय में है, जो कि सर्वाधिक वर्षा के लिए फेमस है। सबसे विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। और बात करें मेघालय की, मेघालय भारत के नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जहां पर गारो, खासी और जैंतिया हिल्स इस प्रकार हैं। ये गारो हैं, ये गारो हिल्स हैं, गारो बीच में खासी हैं, और ये है जैंतिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेघालय की कैपिटल शिलोंग भी, चेरापूंजी भी और मासिन राम भी, ये सब खासी की पहाड़ियों में है, खासी हिल्स में स्थित है। कहां है ये? खासी की पहाड़ियों में। आप इनको याद रखना, खासी हिल्स में, खासी पहाड़ियों में स्थित है ये तीनों ही जगह। कई बार पूछा जा चुका है ऐसा कि ये मेघालय की कैपिटल जो है शिलोंग, ये कौन सी पहाड़ियों में है? खासी की पहाड़ियों में। और मासिन राम भी खासी की पहाड़ियों में भी है। तो इस तरह से आप कभी आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आप प्रीवियस ईयर वगैरह कर रहे हो, तो इन सब चीजों को नोट करते चलें और कुछ एक्स्ट्रा भी उसके बारे में सोचते चले कि क्या किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जब आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो आपका माइंड खुद उन चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाता है जो नेक्स्ट टाइम पूछी जा सकती हैं। ऐसी आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं या हमें आगे और क्या प्रिपेयर करना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर मासिन राम भारत के सबसे आर्द्र स्थानों में से एक है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ, और ये खासी की पहाड़ियों में है। चेरापूंजी भी, मासिन राम भी और शिलोंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे आप जानते हैं नरेगा के नाम से, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्लियर, जो कि 2005 की एक योजना है। तो यहां यही पूछा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था वो किस वर्ष में लागू किया गया था। तो वो लागू किया गया था, देखो यहां लागू करने के लिए पूछ लिया और ऑप्शन में ये 2005 दिया है, जबकि ये जो एक्ट था ये अगस्त 2005 में पास हुआ था। 2005 अगस्त में ये एक्ट पास हुआ था। और बात करें तो इसकी ये फरवरी 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था ये। लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं तो कोई बात नहीं, ये इससे काम चल जाएगा कि 2005, हालांकि इन्होंने लागू होने के लिए पूछा है, लागू होने की डेट 2006 है, फरवरी 2006। और बाद में जैसे ये नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको बाद में महात्मा गांधी, इसके आगे नाम लगा दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। तो नरेगा से कब नाम योजना का एमजी नरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्लियर, इस पे भी आप ध्यान दें। तो यहां पर हो जाएगा क्योंकि ये नरेगा जो था एक्ट 2005 में पास हुआ था और इसको फरवरी 2006 में लागू किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन में 2006 नहीं है तो 2005 इन्होंने सही आंसर दिया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि मई 2021 में घोषित किया गया था कि बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना, यहां पे बात की गई है पीएम केयर योजना, उन बच्चों की सहायता करेगी जिन्होंने डैश से शुरू होने वाली अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता दोनों को
खो दिया है। तो पीएम केयर्स योजना कब कौन सी डेट थी, कौन सी डेट से शुरू होने वाली अवधि के दौरान कोविड में महामारी में माता पिता खोने के वाले बच्चों के लिए थी? तो ये थी जिन्होंने 11 मार्च 2020 से जो कोविड शुरू हुआ था, 11 मार्च 2020 से जो कोविड शुरू हुआ था, उसके बाद से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था उनके लिए ये पीएम केयर्स योजना आई थी। क्लियर? तो इस तरह से आप इस चीज को, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम में आ सकता है। आगे देखें, किसी राज्य का राज्यपाल, राज्य विधानमंडल जिसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को डैश के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक या बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए, आप यहां लिखेंगे प्रेसिडेंट, क्या आएगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे सुरक्षित रख सकता है। और यह आर्टिकल आपका गवर्नर को अधिकार देता है, आर्टिकल 201 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 201 गवर्नर को यह शक्ति देता है कि वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सके। क्लियर? मैं आपको बताता हूं यहां पर दो आर्टिकल जो गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले उसका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो कि आर्टिकल 155 में है। साथ ही ये आर्टिकल 213, जैसे प्रेसिडेंट का अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट होती है आर्टिकल 1, 2, 3 में, यानी कि 123 में, ऐसे ही गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस पावर होती है गवर्नर की, तो वो आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट 155 में है, और गवर्नर के द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जो कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाता है वो आर्टिकल 201 उसे शक्ति देता है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। किसके विचार के लिए? राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल। तो यहां आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति के विचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट उधार नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं। मार्जिन आवश्यकताएं, बैंकों के नगद आरक्षित अनुपात में बदलाव, खुला बाजार परिचालन और बैंक दर में बदलाव। तो यहां पर हो जाएगा कौन सी क्रेडिट नियंत्रण गुणात्मक विधि? तो यहां पर विधि का नाम हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताएं। मार्जिन आवश्यकताओं के लिए क्रेडिट उधार नियंत्रण की गुणात्मक विधि है। क्लियर? आगे चलते हैं। यह भी एक स्टैटिक क्वेश्चंस में आता है, आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो ये आपको आ जाएंगे। आगे देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर पुरुष प्रवास के कारणों और उनके प्रतिशत का हवाला देते हुए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर पुरुष प्रवास या पुरुष प्रवास के कारण, यानी कि जो पुरुष हैं वो एक जगह से छोड़ करके कहीं और माइग्रेट हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, उनके प्रतिशत का हवाला देते हुए कौन सा विकल्प सही है। यानी कि शिक्षा के लिए कितने पुरुष बाहर जा रहे हैं, विवाह करने के लिए, विवाह करके कितने पुरुष बाहर जा रहे हैं, या रोजगार के लिए कितने पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके परसेंटेज से रिलेटेड मांगा है। तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो यहां सही आंसर दिया है शिक्षा के लिए 2% पुरुष बाहर गए हैं, विवाह के लिए 4% पुरुष बाहर गए हैं, और रोजगार के लिए 24% पुरुष बाहर गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पुरुषों के प्रवास के कारणों में सर्वाधिक प्रतिशत किस कारण का है? शिक्षा का है वो कारण, विवाह का है, या कार्य रोजगार का है, या नन ऑफ दीज, ऐसे करके क्वेश्चन बना दिया। तो रोजगार के लिए सर्वाधिक, इन तीनों कारणों में रोजगार के लिए पुरुष प्रवास हुआ है, और जो कि 24%, यानी कि 24% पुरुषों का प्रवास जो हो रहा है वो रोजगार कार्य के लिए हो रहा है। कार्य रोजगार यानी कि सब व्यापार नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, अपना जीविका कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो पुरुषों के प्रवास का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है?
रोजगार, तो रोजगार के लिए पुरुष प्रवास कर रहे हैं। क्लियर? आगे आते हैं। यहां पर हमारे सामने है मैच द फॉलोइंग टेबल। मैच द फॉलोइंग टेबल यानी कि एक तरफ रिवर है और एक तरफ उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जैसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करें, जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है, आपको पता है, पहले उसको मैच करें और फिर उसको ऑप्शन देखें। जहां पर इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यहां पर दो नदियां हैं इंपॉर्टेंट, ये गोदावरी है, गोदावरी और कृष्णा। पहले हम इनकी ट्रिब्यूटरी लिखते हैं। गोदावरी, गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? इंद्रावती, वेनगंगा, पैनगंगा, मंजरा, प्राणहिता और साथ में वर्धा और एक प्रवरा। प्रवरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। साथ ही यहां पर कृष्णा रिवर के बारे में भी, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी भी मैं लिख रहा हूं। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी यहां पर भीमा, मूसी, दूध गंगा, दूध गंगा, कृष्णा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, घाट प्रभा और माला प्रभा। ये वो नदियां हैं जिनका नाम अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ नाम कृष्णा रिवर की और गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं जो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। आप इनको लिख करके अपने पास याद करें, है ना। और अब आप देख लें, आपको सबसे बेस्ट क्या पता चल रहा है? गोदावरी का पेनगंगा हो रहा है। ये रहा देखो, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी क्या है? पेनगंगा। तो सीधा सा क्या आंसर हो सकता है? सी का फर्स्ट होना चाहिए। सी का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आपने क्या देखा? अच्छा, कृष्णा की एक रिवर और है कोयना। कोयना, कोयना भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कृष्णा की ट्रिब्यूटरी क्या है? यहाँ कोयना है। तो कृष्णा को मिला दीजिए कोयना से, गोदावरी को मिला दीजिए पेनगंगा से और कावेरी को मिला दीजिए काबिनी से, काबिनी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन जब आपकी रिलेट हो जाए, पहले उसी को रिलेट करें जो आपको सबसे बेस्ट हो और ऑप्शन में मैच करें, फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यह्रास सहित को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। जीडीपी के नाम से जाना जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। देखिएगा, अगर जीडीपी की बात करें एक बेसिक टर्म्स में, भारत की आर्थिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित की गई कुल सेवाएं और वस्तुएं किस में काउंट होंगी? जीडीपी में। और अब आप एक जीएनपी का देख लीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें भारतीयों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई सेवाएं और वस्तुएं वो जीएनपी में काउंट होता है। तो भारतीय द्वारा कमाई गई कुल आय को अगर आप बोलें तो वो जीएनपी में आ जाएगी, चाहे भारतीय विदेश में कमाए चाहे भारतीय इंडिया में कमाए, वो जीएनपी में काउंट होगा। और भारत की आर्थिक सीमा में जो सेवाएं और वस्तुएं उत्पादित की जाएंगी वो जीडीपी में काउंट होगा, चाहे वो भारत की आर्थिक सीमा के अंदर विदेशी लोग कमा रहे हो, चाहे भारत की आर्थिक सीमा के अंदर भारतीय खुद कमा रहे हो, वो सब भारत की जीडीपी के लिए काउंट होगा। तो यहां पर आपने देखा, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और मूल्यह्रास सहित को किस नाम से जाना जाता है? तो जीडीपी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बात कर रहा है देश के द्वारा
देश के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं, वो जीडीपी का पार्ट हो गया, देश के आर्थिक सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में। क्लियर। और भारत अगर किसी एक देश के लोगों के द्वारा बात करें, एक देश के लोगों के द्वारा उत्पादित की गई कुल सेवाएं और वस्तुएं, तो वो जीएनपी में आ जाएंगी। फिर चाहे वो उस देश के नागरिक उस देश के अंदर रह के कमा रहे हो या कहीं बाहर जाके कमा रहे हो, तो वो जीएनपी में काउंट होगा अगर वो नागरिकों की बात करें। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नोबेल गैस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। नोबेल गैस, यहां केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल जिसमें 18th ग्रुप होते हैं, और जो लास्ट का पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लास्ट का ये वाला ग्रुप है, ऐसे करके पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, इधर 2 कॉलम यहां रहते हैं, ये ऐसे ऐसे और यहां, तो ये लास्ट वाला जो ग्रुप है यही 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप। और इसी में क्या होती हैं, ये आपकी नोबेल गैस होती हैं, नोबेल गैस, जिन्हें आप इनर्ट गैस भी कह देते हैं। नोबेल गैस को ही क्या बोल देते हैं आप, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप। इसका 18th ग्रुप का नाम क्या हो जाता है, जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप की जो या जीरो ग्रुप या 18th ग्रुप की जो गैसेज हैं वो मोनो एटॉमिक हैं। क्या है वो, मोनो एटॉमिक। ये भी आपको पता होना चाहिए, मोनो एटॉमिक है, सब एक एटम वाली हैं। क्लियर। तो नोबेल गैस जो है वो 18th ग्रुप से बिलोंग करती हैं। नोबेल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं और ये जीरो ग्रुप में है, 18th ग्रुप को ही जीरो ग्रुप में कहते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे खाली नहीं होता, तो इसलिए लास्ट में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये आपका जीरो ग्रुप कहा जाता है। तो नोबेल गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, 18th ग्रुप। नेक्स्ट, in the 2021 winter session of the parliament, how many bills were passed in both the house of parliament in total from the 13 bills that were tabled। यानी कि 13 बिल आए थे विंटर सेशन में 2021 में, तो कितने पास हुए थे, तो यहां पर आंसर आ रहा है 11 बिल। 13 बिल आए टेबल पर और 11 पास हो गए थे 2021 के विंटर सेशन में। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। कितने, 3। एक सबसे पहला सेशन होता है बजट सेशन, बजट सेशन। फिर एक होता है, ये आता है आपका फरवरी से मई, समझ लीजिए इसको। और जो बीच का खाली टाइम होगा वो रिसेस का होता है। फिर एक रिसेस रहेगा लगभग 1 मंथ का, और उसके बाद आएगा मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन जो कि आपका जुलाई से सितंबर तक चलेगा, जुलाई से सितंबर तक चलता है। और फिर एक आपका आता है विंटर सेशन। तो विंटर सेशन पार्लियामेंट के सेशन में आखिरी सेशन होता है साल का, जो कि आपका नवंबर दिसंबर के में चलता है। और इन जब ये सेशन नहीं चलते, इनके बीच में जो गैप होता है उसे रिसेस कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 सत्रों के लोक संसद के 2 सत्रों, ये जैसे कोई सत्र लोकसभा की बात कर रहा हो या संसद की बात कर रहा हो, तो संसद के 2 सत्रों के बीच में जो गैप होता है, जो खाली समय होता है, उसे क्या कहते हैं, रिसेस कहते हैं। क्लियर। और पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, जिनके नाम मैंने यहां लिखे हैं। और याद रखना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना गैप हो सकता है, तो संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 मंथ का गैप हो सकता है। 6 मंथ के बाद सेशन लगाना बहुत जरूरी होगा। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम गैप कितना हो सकता है, 6 मंथ। नेक्स्ट, और करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये उस समय का। इसमें इस चीज को नोटिस करके रखना है आपको कि जैसे ये 2021 में पूछा गया, 2022 में एग्जाम हुआ, इसी तरह से जब कभी आपका एग्जाम हो रहा हो तो उसके लिए आपको उससे पहले वाले साल में क्या, किस सेशन में क्या क्या हुआ है, इन सब चीजों का, करंट अफेयर की, पार्लियामेंट से रिलेटेड वर्क की जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे देखते हैं। तो इस सेशन में हम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया था, ये 11 हुआ था, है ना। नेक्स्ट हमारा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए नोटेड मृदंगम player who served as artist in residence in music at Wesleyan University from 1970-75 and again from 1988-2000 teaching South Indian drumming। Clear। तो ये मृदंगम प्लेयर कौन सिखा रहा था, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस इन म्यूजिक एट वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में, इस ड्यूरेशन में और इस ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर एक स्टैटिक क्वेश्चन है ये
और ये ऐसे प्रैक्टिस में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, या रिपीट हो तब ज्यादा आए। तो ये नाम है आपका रामनद वी रावगन, रामनद वी राघवन। इस तरह का एक दो क्वेश्चन स्टैटिक आता ही है। कई बार ऐसा स्टूडेंट कहते हैं कि इतने टिपिकल क्वेश्चंस याद कैसे होंगे, या तो ये रिपीट हो जाते हैं या एक दो क्वेश्चन तो ऐसा टिपिकल आता ही है कि हाँ भाई स्किप करना पड़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ हम नहीं जा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज ऐसा क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको फिर लास्ट में काउंटिंग में परेशान करेगी। क्लियर? तो अगर रिपीट हो जाए ऐसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, वो नहीं तो अपना छोड़ करके चलो, अगर नहीं आता है तो। Which of the following articles of the Indian Constitution are related to citizenship? तो यहां पर कहा गया है कि इनमें से दिए गए कौन से आर्टिकल का स्लैब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है उसका नाम है द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। और उसमें जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक हैं। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सिटीजनशिप वाले आर्टिकल का 5 से 11। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 जिसका नाम सिटीजनशिप है उसमें 5 से लेके 11 तक आर्टिकल हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको पार्ट 3 का बताने लगूं, पार्ट 3 जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। वही अगर मैं आपको बताने लगूं पार्ट 4 के लिए, पार्ट 4 का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। तो इस तरह से आप इस सिटीजनशिप के आर्टिकल का स्लैब पूछा गया है। तो आगे पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए भी पूछा जा सकता है कि पार्ट 3 में जो कि मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार जिस भाग में है उसमें कितने आर्टिकल दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है पार्ट 3 में है, जिसमें 12 से 35 तक के आर्टिकल दिए गए हैं। ऐसे ही अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स का स्लैब पूछने लगे जो 36 से 51 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। In November 2021, the Union Ministry of Corporation launched the Dairy Shakar Scheme, Dairy Shahakar Scheme at Anand, Gujarat at an outlay of rate something crore। तो ये पूछा है। तो ये 2021 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी फिर वैसा ही है कि आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हो तभी ये आपका सही होगा। आप करंट अफेयर तैयार करते रहें तब ये आपका ऐसा क्वेश्चन सही होगा। अगर नहीं आए तो फिर छोड़ो। अगर 50 क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है, पढ़ा हुआ नहीं है तो नेगेटिव ना करें, और जितना आता है उतना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सही करें, बट तुक्का मार के गलत करने की कोशिश ना करें, जो कि आपको नीचे लेकर के जाएगा स्कोर में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो इससे अच्छा आप करंट अफेयर को कवर करते चलें, और कवर करें मैगजीन वगैरह से कवर करें या बुक्स से करें, जो भी आपके पास सोर्सेज उपलब्ध हैं। बट क्वेश्चन तभी करें जब आपको आए। नेगेटिव करेंगे तो वैसे भी आपको स्कोर में डाउनवर्ड लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच रीजन वाज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इन टर्म्स ऑफ इंडियाज इंपोर्ट इन रेट करोड़ फॉर 2016 एंड 17 मैक्सिमम। ये भी सेम वही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका भी हमें स्किप करना होगा क्योंकि ये हमारे मतलब का नहीं है, ये उस समय के लिए पूछा हुआ है, तो करंट अफेयर में तैयार किया जाएगा। हु अमंग द, हमारे लिए क्वेश्चन है नेक्स्ट 25, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कर्णव डायनेस्टी। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। कर्णव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो कर्णव डायनेस्टी का फाउंडर था वसुदेव कर्णव डायनेस्टी के फाउंडर थे। मैं आपको बता देता हूं, एक ऑर्डर है। मौर्यंस पहले रूल करते थे, मौर्यंस के बाद शुंग आए, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग फाउंडर था, और शुंग के बाद कर्णव आए, और कर्णव के बाद सातवाहना आए थे, सातवाहना। तो यहां हमसे पूछा गया है कर्णव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, जिसका नाम हो गया वसुदेव। तो यहां मैं बता देता हूं, शुंग वंश का फाउंडर कौन था, पहले तो इसका देख लेते हैं। मौर्य वंश का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और लास्ट रूलर बृहद्रथ। अब बात करें, बृहद्रथ की हत्या करके उन्हीं के एक सेनापति शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी, और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का हत्या करके कर्णव वंश का जो फाउंडर था वसुदेव, उसने
वसुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी। कर्ण वंश का फाउंडर था वसुदेव, जिसने शुंग वंश के लास्ट रूलर देवभूति को मार करके कर्ण वंश की नींव रखी। और बाद में कर्णव डायनेस्टी के लास्ट रूलर सुशर्मन की हत्या कर दी। यहाँ लास्ट रूलर सुशर्मन है कर्णव डायनेस्टी का, सुशर्मन, और सुशर्मन की हत्या कर दी सिमुक ने, और सिमुक ने सातवाहन डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। तो इस तरह से ये आपको एक आइडिया रहता है कि मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंग। कर्णव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, वसुदेव। और सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, सिमुक। और ये मैंने ऑर्डर में भी लगा रखी है डायनेस्टी, पहले मौर्यन आए, फिर शुंग आए, फिर उसके बाद कर्णव आए, और फिर सातवाहन आए। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ आपको ये पता चल जाता है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस को और आगे कंटिन्यू आपके साथ करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।